हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने आपको बोल दिया था कि जो आपका लाख कल्टीवेशन है उसमें वर्मी कल्चर का यूज़ किया जाता है। हालांकि वो करेक्ट नहीं है। देखिए, प्यूरिंग करके एक क्रिया है, उसका यूज़ किया जाता है लाख कल्टीवेशन में। लेकिन लाख कल्टीवेशन को कहते क्या है, इसके लिए अभी भी कोई टर्म डिसाइड नहीं किया गया है, ना ही वर्मी कल्चर और ना ही सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है आपका? रेशम कीट पालन। तो लाख कल्टीवेशन को लाख कल्टीवेशन ही कहते हैं, आप याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट नेशनल एआई पोर्टल और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल एआई पोर्टल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, लोगों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है इसके विषय में अवेयर किया जाएगा। और ये जो आपका इंडिया का पहला नेशनल एआई पोर्टल है, इसको रन किसके द्वारा किया जाएगा? जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं, और नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़, इसके द्वारा इस नेशनल एआई पोर्टल को रन किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसका पर्पज़ क्या है? एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यूथ्स का जनरेशन करना, यानी रिस्पॉन्सिबल यूथ क्रिएट करना। तो इसमें क्या किया जाएगा? क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये दोनों पोर्टल और प्रोग्राम आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, इंटेल इंडियाज़ इनिशिएटिव। तो ये तीसरा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल एआई पोर्टल, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम और इंटेल इंडियाज़ इनिशिएटिव, तीनों को हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। फिनंशियल ईयर 2019 और 20 में इंडिया को कितना एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ? तो इस बार $73.46 बिलियन का एफडीआई इंडिया में आया है। आप याद रखिएगा, लास्ट ईयर आया था $63 बिलियन। तो इस बार इंडिया को टोटल 18% की ग्रोथ देखी गई है एफडीआई में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इक्विटी के फॉर्मेट में इंडिया में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, इक्विटी मतलब डायरेक्टली किसी कंपनीज़ के, इंडियन कंपनीज़ के किसी फॉरेन कंपनीज़ ने शेयर खरीद लिए हों। जैसे जियो का 9.99% शेयर फेसबुक ने खरीद लिया है, तो ये भी एफडीआई है। इसके फॉर्मेट में इंडिया में आया है 49.97 या $49.8 बिलियन इक्विटी के फॉर्मेट में एफडीआई आया है, जो लास्ट ईयर से लगभग 14% ज़्यादा है। तो टोटल एफडीआई जो है लास्ट ईयर से 18% ज़्यादा है, जबकि जो इक्विटी के फॉर्मेट में आया है वो लास्ट ईयर से 14% ज़्यादा है। आप याद रखिएगा, लास्ट ईयर मैंने आपको बता दिया $63 बिलियन एफडीआई आया था, और इस बार कितना बढ़ के हो गया है? $73.46 बिलियन। अब बात करते हैं एफडीआई। इंडिया में लार्जेस्ट एफडीआई किस कंट्री से आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका सिंगापुर है। सिंगापुर से इंडिया में लार्जेस्ट एफडीआई आता है, लगभग $14.46 बिलियन। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मॉरिशस है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया के किस स्टेट में मैक्सिमम एफडीआई आता है? तो इंडिया का जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंडिया में मैक्सिमम एफडीआई आता है, आप याद रखिएगा। और ये जो एफडीआई के आंकड़े हैं, इसको जारी कौन करता है? यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आंकड़े जारी करता है डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत इकोनॉमिक एडवाइज़र का ऑफिस है, वो आपके एफडीआई के आंकड़े जारी करता है। और ये डीपीआईआईटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका एफडीआई है उसका मैक्सिमम पार्ट किस सेक्टर में आया है? तो आप यहाँ देख लीजिए, सर्विसेज में मैक्सिमम पार्ट आया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये तो हो गई हमारी एफडीआई की बात। एफडीआई मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है? सिंगापुर से। तो अगर आपसे ये पूछ लें कि एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कहाँ से मैक्सिमम आता है, तो वो आता है आपका अमेरिका यानी यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को कंपलसरी बनाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है? तो जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको अब कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा, जिसकी टेस्टिंग लास्ट 48 आवर्स में की गई हो। ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है गोवा। तो गोवा में एंटर करने के लिए आपको कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, और ये कंपलसरी है, आप याद रखिएगा। गोवा इंडिया का पहला स्टेट भी बन गया था जिसने कोरोना वायरस खत्म किए थे, यानी कोरोना फ्री इंडिया का पहला स्टेट गोवा बन गया था। लेकिन अब फिर से कोरोना यहाँ पे आ गया है, तो अब ये नहीं रहा है, आप याद रखिएगा। 30 मई को ही हमने गोवा स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, गोवा लिबरेशन डे हर बार 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा पुर्तगाल से अलग हुआ था। गोवा की बात करें तो आप यहाँ देख लीजिए, ये है पणजी, गोवा की कैपिटल। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिसेंटली किसने इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी के 24.19% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं? तो रिसेंटली यस बैंक ने डिश टीवी के 24.19% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। आप याद रखिएगा, जो इंडिया का DTH मार्केट है उसमें मैक्सिमम पार्ट किसके पास है? तो टाटा स्काई के पास, यानी टाटा स्काई जो है लार्जेस्ट कस्टमर्स को होल्ड करता है इंडिया के DTH मार्केट का। सेकंड नंबर पे लोग डिश टीवी का यूज़ करते हैं। तो रिसेंटली डिश टीवी के 24.19% शेयर एक्वायर कर लिए हैं यस बैंक ने, और इस तरह से डिश टीवी में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो एसएल ग्रुप की है, उसके बाद यस बैंक सेकंड नंबर पे आ गया है। आप याद रखिएगा। बात करते हैं यस बैंक की, तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी राणा कपूर के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इस समय इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन बन गया है? तो SBI। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ही यस बैंक में क्राइसिस चल रहा था, तो SBI ने इसके 49% शेयर खरीद लिए थे, इसलिए इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन FDI बन गया। जो आपका यस बैंक है, इसके MD एंड CEO कौन है? तो प्रशांत कुमार हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फिनांस कॉरपोरेशन यानी PFC के नए CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली रविंदर सिंह ढिल्लो को पावर फिनांस कॉरपोरेशन का नया CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले राजीव शर्मा जी इसके CMD थे, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था। तो अगले 3 वर्ष तक रविंदर सिंह ढिल्लो जी पावर फिनांस कॉरपोरेशन के CMD बने रहेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो नर्मदा रिवर बेसिन लिमिटेड है, MP गवर्नमेंट की एंटिटी, उसको 22,000 करोड़ रुपए दिए थे। क्यों? ताकि MP में 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश हो सकें। तो PFC ने रिसेंटली नर्मदा रिवर बेसिन कंपनी लिमिटेड को 22,000 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि 12 मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो आप याद रखिएगा, रविंदर सिंह ढिल्लो PFC के CMD बन गए हैं, यानी पावर फिनांस कॉरपोरेशन के CMD बन गए हैं। बात करते हैं पावर फिनांस कॉरपोरेशन की, तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये कार्य करता है, और इंडिया का जो पावर सेक्टर है इंडिया का, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी किस स्टेट में स्थापित की जा रही है? तो इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन वैधशाला को स्थापित किया जा रहा है बिहार में। देखिए, इंडिया की पहली, आपको याद ही होगा मैंने आपको बताया था, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, वो भी बिहार के भागलपुर में बनाई गई थी। कहाँ पर? जो गंगा नदी का सुल्तानगंज और अगवानी घाट है, वहाँ पर बनाई गई थी। अब यहीं पर इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बनाई जा रही है। तो अब देखिएगा, भागलपुर में ही इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, जो कि बिहार में स्थित है। बात करते हैं, क्योंकि ये डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो आप याद रखिएगा, बिहार गवर्नमेंट इसके द्वारा चाहती है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। बिहार की बात करें तो CM कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर आप याद रखिएगा, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। और बिहार का एक टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है, क्योंकि एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइना के एक्सपेंशन को रोकने के लिए G11 ग्रुप किसने सजेस्ट किया है? तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने G11 ग्रुप सजेस्ट किया है। इसमें G7 प्लस 4 कंट्रीज़ होंगी। 4 कंट्रीज़ कौन होंगी? रशिया, साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ होंगी G11 ग्रुप में। कल ही मैंने आपको बताया था, यूके ने D10 ग्रुप सजेस्ट किया था। D10 मतलब 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का ग्रुप सजेस्ट किया था, जिसमें आपकी G7 प्लस 3 कंट्रीज सजेस्ट थी, जिसमें रसिया सिर्फ शामिल नहीं था, बाकी सारी सेम थी। D10 का पर्पज़ जहाँ हुआई के 5G क्राइसिस को रोकना था, यानी हुआई को 5G स्ट्रक्चर से बाहर करना था। वहीं G7 का जो आपका G11 बन रहा है, इसका पर्पज़ क्या है? चाइना के एक्सपेंशन को रोकना। तो आप याद रखिएगा, G11 बाय डोनाल्ड ट्रंप और D10 बाय यूके PM बोरिस जॉनसन। G7 की बात करें तो 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था, उसके बाद 1975 में स्थापना की गई थी, तब इसका नाम था G6। उसके एक साल बाद ही जो है आपका कनाडा ऐड हो गया था इसमें, तब इसका नाम G7 पड़ गया था। उसके बाद इसमें जो है रशिया भी ऐड हो गया, तो इसको G8 कहने लगे। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं, रशिया G7 से अलग कब हुआ था? तो 2014 में रशिया इससे अलग हो गया था, तो इसका नाम वापस से G7 पड़ गया था। देखिए, लास्ट ईयर यानी 2019 में 45th बैठक हुई थी G7 की। कहाँ पर? फ्रांस के बियारिट्ज शहर में। इसके बाद 46 बैठक थी इस बार, जो USA में होनी थी, लेकिन अब वर्चुअल तरीके से होगी। और 47th बैठक नेक्स्ट ईयर आपकी ब्रिटेन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 20 के लास्ट क्वार्टर में 8 कोर सेक्टर्स का ग्रोथ रेट कितना देखा गया है? तो ये -38% देखा गया है 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट। इसको कोर सेक्टर इसलिए कहते हैं कि जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का ये सारा कार्य करता है। तो अगर ये इंडस्ट्री ही डाउन चली जाएगी, तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ अपने आप ही डाउन चली जाएंगी। 8 कोर सेक्टर में ये सारी इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं, और इनका रेशियो क्या है आप देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम वेटेज दिया गया है रिफाइनरी को 28%, आप याद रखिएगा, और मिनिमम वेटेज दिया गया है आपका
फर्टिलाइज़र को, आप ये भी याद रखिए, मिनिमम वेटेज आपका फर्टिलाइजर को दिया गया है 2.60%। तो ये 8 इंडस्ट्रीज जो है कोर सेक्टर में शामिल हैं। मैक्सिमम वेटेज आपका रिफाइनरी को प्राप्त है और मिनिमम वेटेज फर्टिलाइजर को प्राप्त है। अगर बात करें टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कितना परसेंट कवर किया जाता है कोर सेक्टर के द्वारा, तो 40.27% कोर इंडस्ट्रीज ही कवर कर लेती हैं टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। इस बार -38% का कॉन्ट्रैक्शन या फिर नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है कोर सेक्टर में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गिरावट किस सेक्टर में आई है, तो आप देखिएगा सीमेंट, -86% ग्रोथ देखी गई है सीमेंट के सेक्टर में। और सेकंड नंबर पे आपका स्टील आता है जिसमें -83.9% की ग्रोथ देखी गई है। तो ये कोर सेक्टर से रिलेटेड आंकड़े थे। 8 इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने वेटेज वाइज मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जीडीपी ग्रोथ रेट, तो लास्ट क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रही थी, 3.1%। हालांकि जो फाइनेंशियल ईयर पूरा गया था उसमें रही थी 4.2% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड मिल्क डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज़ क्या है, देखिए ग्लोबल जो फूड चेन है उसमें मिल्क की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए 1 जून को FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। FAO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी हेड कौन है इस समय, इसके हेड हैं क्यू डोंग्यू। बात करते हैं अगर नेशनल मिल्क डे की, तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो वर्गीस कुरियन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का निधन हो गया रिसेंटली। आपको बताना है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे, तो यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे वाजिद खान। साजिद वाजिद की जोड़ी आपने सुनी ही होगी। ये फिल्म इंडस्ट्री में फेमस म्यूजिक कंपोजर थे, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे वाजिद खान जी और रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपने वो गाना सुना होगा हुड़ हुड़ दबंग, ये उन्होंने ही कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया CEO किसे अपॉइंट किया गया है, तो मैं आपको बता दूं अरुण सिंघल जी को रिसेंटली फसाई का नया CEO अपॉइंट किया गया है। इन्होंने GSG अयंगर की जगह ली है। जो आपकी फसाई है यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत फूड सेक्टर की टॉप मोस्ट रेगुलेटरी बॉडी है, आप याद रखिएगा। फसाई की बात करें तो जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अंतर्गत फसाई की स्थापना 2011 में की गई थी, यानी ये एक स्टैचुरी बॉडी है। इसकी चेयरपर्सन आप याद रखिएगा रीता तेवतिया फसाई की चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 1 जून 2020 को पूरे देश में लागू कर दी गई। अभी आपको बताना है कितने स्टेट्स में लागू है, तो ये 20 स्टेट्स में लागू हुई है। देखिए रिसेंटली 3 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। इनके शामिल होने के साथ ही ये स्कीम टोटल 20 राज्यों में लागू हो गई। तो अभी पूरे इंडिया में लागू नहीं है, आप याद रखिएगा। हालांकि इसको लागू कर दिया गया है, तो ये डेट आप याद रखिएगा 1 जून 2020। ऐसा कहा गया है कि मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। वन रैंक वन नेशन वन राशन कार्ड का पर्पज़ क्या है, देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं या लोग होते हैं अपना घर चेंज करते हैं, तो उनको दूसरी जगह पर राशन प्रोवाइड नहीं होता है सस्ते दामों पर, तो इसलिए उनको ये दिक्कत ना फेस करनी पड़े। तो अब एक देश एक राशन कार्ड रहेगा, यानी आप कहीं भी जाएं आपको सेम प्राइस पर राशन मिल जाएगा। जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके अंतर्गत इंडिया की 67% पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, यानी 81 करोड़ लोगों को, उसके अंतर्गत आपका 2 रुपीज़ पर केजी में राइस मिलता है और 3 रुपीज़ पर केजी में आपका वीट मिलता है। देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो इस समय 1 केजी दाल भी मिल रही है पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ किसे अपॉइंट किया गया है, यानी सिन कैन कौन अपॉइंट हुआ है, तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान एंड निकोबार का कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो लेफ्टिनेंट जनरल पोडाली शंकर राजेश्वर जी की जगह ली है। देखिए ये इस बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जो कि इंडिया की पहली थिएटर कमांड है, ये कहाँ स्थित है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। कारगिल वॉर के बाद 2001 में इस कमांड की स्थापना की गई थी। यहाँ पर तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है वो एक ही पर्सन होता है, यानी तीनों सेनाएं एक ही पर्सन के नीचे कार्य करती हैं। इंडिया की पहली और एकमात्र ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड है, आप याद रखिएगा। तो रिसेंटली इनका यानी नेशनल जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, इनको इनका कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। इंडियन नेवी की 3 कमांड्स हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई स्थित है, ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम स्थित है और सदर्न नेवल कमांड कोची में स्थित है। लेकिन जो अंडमान निकोबार में है वो ट्राई सर्विस कमांड है, वहाँ पर नेवल कमांड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIFCL इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी लिमिटेड का नया MD किसे बनाया गया है, तो रिसेंटली PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी लिमिटेड का नया MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर। 3 वर्ष का इनका टेन्योर रहेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर। अभी तक नेशनल हाउसिंग बैंक में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटेड थे। बात करते हैं अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस कंपनी लिमिटेड की,
तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। किस पर्पज़ के लिए? जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको फिनांस प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। जो IIFCL है ये 100% गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयमान इज़्ज़त, रिसेंटली इनको किस कंपनी का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? तो रिसेंटली कैपजेमिनी, जो फ्रांस की एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, कैपजेमिनी फ्रेंच टेक्नोलॉजी कंपनी है। रिसेंटली आयमान इज़्ज़त को इसका CEO बना दिया गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, थियरी देला पोर्ते जो कैपजेमिनी के COO रह चुके थे, रिसेंटली विप्रो में उनको CEO एंड MD बनाया गया था। तो आप याद देखिएगा, जो आयमान इज़्ज़त हैं इनको जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मैगजीन इसके द्वारा बेस्ट यूरोपियन CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का भी नाम दिया गया था। और कैपजेमिनी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो पेरिस में ही होगा, क्योंकि ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कितने इंडियंस को शामिल किया गया है? तो रिसेंटली एकमात्र इंडियन को शामिल किया गया है फोर्ब्स की 100 हाईएस्ट पेड एथलीट में। भारत से कौन शामिल किया गया है? तो विराट कोहली जी शामिल किए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि एकमात्र जो क्रिकेटर शामिल किया गया है वो भी विराट कोहली ही हैं। तो आप याद रखिएगा, विराट कोहली की इस बार इनकम रही है $26 मिलियन, जो लास्ट ईयर $24 मिलियन थी। इनका प्लेस क्या है? तो 66 प्लेस पर है ये टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट में। अगर बात करें टॉप प्लेस पे कौन है, तो रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं, ये टॉप प्लेस पे हैं। इनकी इनकम है $106.3 मिलियन। सेकंड नंबर पे आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्ब्स की जो टॉप हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं उसमें नाओमी ओसाका ने टॉप किया था। उनकी कितनी थी? तो $37.1 मिलियन उनकी इनकम थी। तो आप देखिएगा, फोर्ब्स मैगजीन ने रिसेंटली टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट जारी की है, जिसमें विराट कोहली ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और एकमात्र भारतीय और एकमात्र क्रिकेटर है जिनको इस लिस्ट में प्लेस मिला है। फोर्ब्स जो है अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट जारी किया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसको जीवन योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट भी कहा गया है। इसमें क्या होगा, आपको योग करती हुई 2 मिनट की वीडियो एक इंस्पायरिंग मैसेज के साथ अपलोड करनी पड़ेगी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उनमें से रेंडमली कुछ वीडियोस को सिलेक्ट किया जाएगा और इंटरनेशनल योगा डे यानी 21 जून को उनको कैश प्राइज भी जाएगा। जो आपका माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट है, इसको रन कौन कर रहा है? तो आयुष मिनिस्ट्री और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इसको रन करेगी। आयुष, जब भी आप नाम देखें आयुष, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये होता है आयुष का फुल फॉर्म। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। IBBI ने सर्विस प्रोवाइडर्स पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए TV मोहनदास पाई की अध्यक्षता में एक 12 मेंबर कमेटी बनाई है, यानी इस कमेटी में 12 सदस्य होंगे। इनका काम का क्या होगा? जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होता है इसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका रेगुलेशन कैसे किया जाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल का कैसे बनाना चाहिए, इससे रिलेटेड एडवाइजेस देंगे आपके TV मोहनदास पाई। TV मोहनदास पाई कौन है? जो आपका मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस सेंटर है उसके हैं चेयरपर्सन TV मोहनदास पाई। तो आप याद रखिएगा, 12 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है IBBI के द्वारा। बात करें अगर IBBI के द्वारा, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, 1 अक्टूबर 2016। चेयरपर्सन है इसके MS साहू जी। इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। आप याद रखिएगा, जो आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये अपेक्स बॉडी है आपकी। आज वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन के आंसर हैं और ये आज की वीडियो के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सभी ने इनको देखा होगा और उनके जवाब देंगे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।